नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। बहुत संजीदा मामलात हैं, 3 मामलात हैं जो इमरान खान के लिए बहुत संजीदा है और अगले दिनों में ये और संजीदा शक्ल इख्तियार करेंगे। पहला मामला इलेक्शन कमीशन में है। उनकी जो चेयरमैन पीटीआई के ओहदे की हैसियत है उसको चैलेंज कर रखा है। गो कि अब ये कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि इमरान खान अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे, जो मुकर्ररा मुद्दत दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन ये मामला उनके लिए बहुत संजीदा है। दूसरा मामला है गैर शरई निकाह का। मैं नॉर्मली इस पर बात नहीं करता, लेकिन आज इस पर बात करना पड़ेगी। तीसरा मामला है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उसमें वही हुआ, पीटीआई हुकूमत की विकेट पर खेल गई, उसकी चाल में आ गई। उसके अलावा भी नाज़रीन 1-2 खबरें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जुड़ी खबरें हैं, उनसे आपको आगाह करेंगे। सेनेट से जुड़ी एक खबर है, उनसे भी आपको आगाह करेंगे। पहले चलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खबर की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी खबर आपको आखिर में बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वापस आ गए। उस रोज भी मैंने कहा था कि ये कोई ऐसी संजीदा लड़ाई नहीं है और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एतमाद का ताल्लुक कायम है। बादशाह हामिद मीर ने भी तस्दीक कर दी थी कि जब उनका इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के बाद जब उसके टिकट्स चलना शुरू हुए, टीजर चलना शुरू हुए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का आसिफ जरदारी को फोन आया और उन्होंने वजाहत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजाहत की अपने वो जो एक बयान था उनका बाबों को सियासत से रिटायर होने का, उस हवाले से, और उन्होंने बताया कि ये किसको कहना चाहते थे। फिर उसके अलावा एक और मामला भी था जिस पर आसिफ अली जरदारी थोड़ा सा मेरी इत्तला के मुताबिक थोड़ा सा नाराज भी थे। वो ये उनका वो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी की घर में चलती है, उनका बेटा उनकी बात को घर में नहीं टाल सकता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। ये उन्होंने कराची में भी बयान दिया था, फिर उसके बाद बदीन में बयान दिया था। तो ये मामला ऐसा है जो और हम उसमें एक मामला बहुत जो लोगों के लिए संजीदा था, लेकिन वो घर के अंदर वो कोई ऐसी संजीदा बात के तौर पर सामने नहीं आया। वो था आसिफ अली जरदारी का जो ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी तरबियत की जरूरत है और मैं उनकी तरबियत कर रहा हूँ। ये मामला था बैरून जो घर से बाहर जो सियासी तजियाकार है, और वो राइटली ये पॉइंट समझ रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पोजीशन है उसको ज़ौफ़ पहुंचा है, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर क्या वो एक गैर संजीदा या गैर तरबियत याफ्ता सियासतदान होंगे जो वज़ीर आज़म बनेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था। उसके अलावा कोई संजीदा मामला नहीं था। दुबई की पहुंचे सारे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आसिफ अली जरदारी की एक रॉयल फैमिली में मुलाकात है, फैमिली की इंगेजमेंट है, तो रॉयल फैमिली की वो मुलाकात, उसका अहवाल जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये मुलाकात थी इसमें सनम भुट्टो भी मौजूद थी, इसमें आसफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर जरदारी और बिलावल भुट्टो मौजूद थे। तस्वीर ली गई, शेयर की गई। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने तो ये लिखा अपने ट्विटर हैंडलर पर, एक्स अकाउंट पर, के फैमिली इज फैमिली, और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, जिसमें बाप बेटा बहुत खुशगवार मूड में है और कोई ऐसा इशू दिखाई नहीं देता। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इसको संजीदा ले रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को सख्त बयान देते रहना चाहिए और उनको वो सियासत करनी चाहिए जो अवाम की नफ्स पर जो है ना वो अवाम को जाकर उनके दिल को टच करे। इतना यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सख्त सियासत जारी रखेंगे, वो अवामी सियासत की बात करते रहेंगे, और ये इत्तफाक हो गया है। और आसिफ अली जरदारी पार्टी पॉलिसी चलाएंगे। उसकी एक जो मिसाल है वो पार्टी की सियासत पॉलिसी मेकिंग पर जो है ना आसिफ अली जरदारी की ग्रिप मजबूत हो गई है। उसकी मिसाल है जो पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी ने एक कमेटी कायम की है जो मिलेगी मुख्तलिफ लोगों से, उसकी खबर आपको बाद में देंगे। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए हैं कराची, और 30 नवंबर को वो जो यौम तासीस का जलसा है पीपल्स पार्टी का, उसको एड्रेस करेंगे क्वेटा में। क्वेटा जाने का खास मकसद है ताकि बलूचिस्तान में जो एक पैगाम ये था कि सारे इलेक्टेबल्स नून लीग के साथ जा रहे हैं, वो उसको बैलेंस किया जा सके। आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद आ गए हैं और इस्लामाबाद में उनकी मुलाकातें हस्ब मामूल जारी हैं। उनकी मुलाकातें जो है वो बहुत सारी मुलाकातों का ताल्लुक सियासी होता है ज़रूर, लेकिन वो मुलाकातें गैर सियासी समझी जाती हैं, ताहम उनका पार्टी की पॉलिसी मेकिंग से काफ़ी ताल्लुक होता है, पार्टी रहनुमाओं से भी वो मिलते रहते हैं। तो अब इस मामले पर और क्या कहें कि मीडिया को ज़रा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए।
इसलिए कि अल्टीमेटली जब मीडिया की खबर गलत होती है तो फिर हम ही लोग जो है वो अपनी इज्जत गंवाते हैं या अपनी साख जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं जरा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में आज समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कमीशन ने समाअत की। मामला है इमरान खान को चूंकि सजा हो चुकी है मुकदमे में, तो पार्टी ओहदे से अलग करने का, और उस मामले का एक अपील सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक्सेप्शंस लिए हैं जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उस हवाले से। आज बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने जवाब देने के लिए कुछ वक्त तलब किया, तो 5 दिसंबर का वक्त उनको मिल गया। लेकिन आपको ये बता दें कि ये मामला इमरान खान के लिए बहुत संजीदा है। नवाज शरीफ को भी ऐसे ही हटाया गया था हतमी अपील से पहले, और ये मामला इमरान खान के लिए संजीदा है। पार्टी के सदर पर अगर वो नहीं रहे, रीइलेक्ट हो भी गए और सदर ना रहे, तो फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये इस वक्त डिलेमा है पीटीआई का कि वो क्या करे, क्योंकि अगर अगले इलेक्शन में जाना है तो कोई एक मुस्तकिल चेयरमैन उसका होना चाहिए, और चेयरमैन खुद इमरान खान है। अगर मुस्तकिल चेयरमैन नहीं होता तो कौन उसको चलाएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सवाल का जवाब आने वाले चंद दिनों में मिल जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन, अब तीसरा जो मामला है, बल्कि 4 मामलात हैं ना, ये आप यूँ समझिए, ये पहला मामला। दूसरा मामला शरई निकाह वाला मामला है। आज मुफ्ती सईद का गवाह का बयान जो है वो कलमबंद हुआ। मुफ्ती सईद और रोहन चौधरी पहले भी जो है वो बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। जब पहली दरखास्त थी उसमें भी उसमें भी बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, और उसमें उन्होंने और जो चौथे गवाह है लतीफ़, उनका बयान बाद में रिकॉर्ड होगा। मुफ्ती सईद जो है वो उन्होंने बड़ा संजीदा बयान रिकॉर्ड कराया है, वो कि दूसरी बार कराया है। और मुफ्ती सईद ने ये कहा है अपने बयान में कि मैं जो है वो इमरान खान के निकाह की कहानी उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया है कि जनाब मैं जब पहुंचा लाहौर, तो उनका ये कहना था कि मुझे जो है वो एक खातून मिली जो खुद को बुशा बीबी की बहन कह रही थी। ये वही बहन जिनके बारे में खावर मालिका ने कहा है कि उनका उनके बैरून मुल्क कुछ कनेक्शन है, ज्यूश कनेक्शन खावर मालिका ने अपनी दरखास्त में कहा है। ये भी एक संजीदा नुकता है। और मुफ्ती सईद ने मतलब उर्दू में बयान रिकॉर्ड कराने की ख्वाहिश जाहिर की। फिर ये कहा कि मैं 62 साल का हूँ, पठान हूँ, छतर पार्क में लज़रतुल उलमा में पढ़ाता हूँ। और उनका ये कहना था कि मैं पीटीआई की कोर कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। इमरान खान के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और फिर मैं निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर पहुंचा। उनका ये कहना था कि मैं कुछ अर्सा जो है वो इमरान खान के पास रेगुलर आता जाता था। और मैंने 18 जनवरी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा फरवरी 2018 में मुझसे चेयरमैन उससे पहले जो निकाह हुआ वो 18 जनवरी को उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि फरवरी 2018 में ही बुशा बीबी के साथ निकाह के हवाले से इमरान खान ने दोबारा रब्ता किया। उनका ये भी कहना था कि जनाब वो मुझे जो है वो उनको ये कहा कि ये पहला जो निकाह था वो गैर शरई हो गया है, और मैं दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि पहले जब मुझे ये बताया गया था कि निकाह की मुद्दत पूरी हो गई है, तो जाहिर सी बात है जब खातून ने बताया था कि निकाह की मुद्दत पूरी हो गई है, इद्दत पूरी हो गई है, तो फिर अब मैं क्या कर सकता था, क्योंकि ये बुनियादी ओनस उन पर है जिनका निकाह है, यानी उस खातून पर जिनको तलाक हुई है। बाद उन्होंने ये बताया कि मैंने दोबारा निकाह पढ़ा दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने पहला निकाह पढ़ाया तो बुशा बीबी मुंतकिल हो गई थी बनी गाला। आपको याद होगा वे खातून कत्ल हुई थी, मॉडल मुल्तान से ताल्लुक था, जिनको उनके भाई ने कत्ल किया था। वो खातून जो है उन्होंने भी नाम लिया था कि एक एआरवाई के प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में, कि वो पिंकी पिन्नी उनका नाम है, और बुशा उनको कहते हैं, वो आती हैं और वो बड़ा खतर इमरान खान के बहुत करीब हो रही हैं। और उसके बाद वो कत्ल हो गई थी। बहरहाल वो ये वही पीरियड है जिस जमाने का उन्होंने एआरवाई पे बताया था। और उनका ये कहना था कि बुशा बीबी, हाफिज सईद का ये कहना था कि मुफ्ती सईद का, कि चूंकि निकाह बुशा बीबी ने बता दिया था कि तलाक हो गई, तो इसलिए मैंने निकाह पढ़ा दिया। और फिर उनका कहना था कि मुझे दोबारा जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया जनवरी 2018 में कि पहले जो निकाह हो गया तो चेयरमैन पीटीआई बड़े ओहदे पर फायज हो जाएंगे। बहरहाल वो उनका ये कहना था कि मैंने फिर दोबारा भी बुशा बीबी का निकाह पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अदालत उनसे सवाल किया कि इद्दत की अहमियत का क्या है।
उनका ये कहना था कि इद्दत औरत को शौहर के घर पर गुजारनी चाहिए ताकि शौहर को दोबारा रुजू करने का मौका मिल सके। ये मुफ्ती सईद का कहना था। और इद्दत का मतलब शौहर के घर का मतलब खावर मालिका का घर उनका कहना था। उनका ये भी कहना था कि अगर तलाक का सालिसा हो जाए तो शौहर को रुजू करने का मौका मिल जाए, ऐसा ही अदालत ने पूछा। मुफ्ती सईद का कहना था कि अगर शौहर तलाक के बाद खातून से रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है। अहले तशय्युअ में रुजू की बात ही नहीं है, ज़बानी तलाक भी नहीं होती। ये जज कुदरतुल्लाह का कहना था। बहरहाल अब उनका मामला रिकॉर्ड हो गया, बयान रिकॉर्ड है। उसके बाद उनका ओन चौधरी का बयान रिकॉर्ड हुआ। ओन चौधरी का ये कहना था कि मैं 45 साल का हूँ, गुजर हूँ और मैं चेयरमैन पीटीआई के साथ नहायत करीब था। मैं चेयरमैन पीटीआई की आंखें और कान था। मैं चेयरमैन पीटीआई के सियासी और जाती मामला भी देखता था। नवंबर 2015 में रियाम खान के साथ चेयरमैन पीटीआई की तलाक हुई। रियाम खान को तलाक देने के हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से तजवीज़ ली। ये पहली बार इंकशाफ हो रहा है कि बुशरा बीबी से तजवीज़ ली। फिर उनका कहना था कि बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रियाम खान को तलाक दी थी और चेयरमैन पीटीआई ने रियाम खान को बदरिया ईमेल तलाक दी थी। रियाम खान बैरून मुल्क थी जब चेयरमैन पीटीआई ने तलाक दी। ये बात भी पहली दफा सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई काफी परेशान दिखाई देते थे उन दिनों। चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन पीटीआई जो अपने अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से परेशान रहते थे। नाज़रीन, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि खावर मालिका कैसे मुतासरा हो गए। खावर मालिका की दरखास्त में ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना है और कानूनी नुक्ता निगाह से इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना है कि जो मैंने अपने मुलाजिम की वजह से घर से निकाला, मेरी वालिदा पसंद नहीं करती थी। तो ये मामला बड़ा संजीदा है नाज़रीन इमरान खान के लिए। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। साइफर एक्ट वही हुआ जो जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी कहा था और हमने भी आपको बताया था। पीटीआई हुकूमत के विकेट पर खेल गई, उसके चाल में आ गई और पीटीआई ने जो एक सिक्योरिटी का इशू खड़ा किया था इमरान खान के लिए वही उनके गले पड़ गया। आज साइफर का केस के जो है जज जुल्करनैन साहब, अबुल इसरार जुल्करनैन, उन्होंने फैसला दे दिया कि अदालत जेल में समात होगी क्योंकि आज की समात में ना इमरान खान को पेश किया गया ना शाह महमूद कुरैशी को। और एक रिपोर्ट पेश की गई आईपी इस्लामाबाद पुलिस और स्पेशल ब्रांच की। उसमें यह कहा गया कि इमरान खान की जान को बहुत खतरा है और इसी बुनियाद पर उन्होंने जो जज साहब है उन्होंने अडाला जेल में समात का हुक्म दिया और ये कहा ओपन समात होगी, फैमिली के 5 अरकान शामिल होंगे। जो लोग देखना चाहते हैं उनको भी उनके क्रेडेंशियल्स की बुनियाद पर इजाजत मिलेगी, मीडिया को भी इजाजत मिलेगी। अब ये मामला वहीं होगा, पहुंची वहीं पे खाक, यानी ये वाला मामला है कि पीटीआई ने इतनी एफर्ट की वापस पॉइंट 0 पर आ गई। ये होता है गलत हिकमत अमली का नतीजा। अगर पीटीआई दुरुस्त हिकमत अमली इख्तियार करती तो आज के फैसले से बचा जा सकता था। और जैसे तारिक मसूद ने जैसा कहा कि ये इमरान खान को ये हुकूमत अपनी खामियां दूर कर लेगी और वो वही हुआ। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 4 से 6 हफ्ते की बात है, इस केस में फैसला आ जाएगा। शरई निकाह के मामले में भी शायद 4 से 6 हफ्ते में फैसला आ जाए। ये दोनों मामला इमरान खान के लिए बहुत संजीदा है। शरई निकाह वाले मामले में चूंकि मुफ्ती साहब का बयान रिकॉर्ड हो गया, वो भी आ गए हैं, खावर मालिका खुद मुतासरा फरीक है, इसलिए अब सिचुएशन बदल गई पहली दरखास्त के मुकाबले में। यहाँ भी सिचुएशन बदल गई क्योंकि पीटीआई ने दरखास्त दी और वो उस दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया था पिछली समात को। अब इमरान खान के पर फर्द जुर्म भी आयद होगी, मामला आगे बढ़ेगा, बयानात जो पहले रिकॉर्ड है वो दोबारा रिकॉर्ड होंगे क्योंकि अदालती कार्रवाई का हिस्सा अब बनेंगे, वो पहले वाले को तो खत्म समझा जाए। उसके बाद फिर अब ये मामला जो है ये मुझे अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ता दिखाई देता है और मुझे लगता है कि इमरान खान को सजा हो जाएगी, सख्त तरीन सजा होगी, जिसके बाद फिर पीटीआई को अपना वजूद संभालना जरा मुश्किल में महसूस होगा। नाज़रीन, अब चलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब। पीपल्स पार्टी इंतखाबी हिकमत अमली के आखिरी मरहले में पहुंच गई है। पार्टी पर आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी की पॉलिसी प्लानिंग के हवाले से आसिफ जरदारी ने अपनी ग्रिप मजबूत कर ली है और अब पिछले गुज़िश्ता रोज उस कमेटी का इजलास हुआ जो आसिफ जरदारी ने कायम की है नैयर बुखारी की सरबराही में मुख्तलिफ लोगों से और सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए। उस कमेटी ने एक तो TOR तैयार कर लिया, दूसरा वो एक लिस्ट मुरतब कर ली है जो आसिफ जरदारी को भेजी गई है कि किन किन से आसिफ जरदारी राब्ते करेंगे, किन किन से वो कमेटी राब्ता करेगी। उन शख्सियात को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एक खबर उसमें और है कि उसमें यह तजवीज़ भी किया गया है कि जैसे पाकिस्तान अवामी तहरीक है डॉक्टर तारुक कादरी की, इस तरह की चंद और जमातें जिनके साथ लोकल सतह पर जो है वो हल्के की सतह पर इंतखाबी एडजस्टमेंट हो सकती है,
अगर पंजाब में ये इंतखाबी एडजस्टमेंट हो जाती है और पीपल्स पार्टी को के फेवर में होती है, तो फिर पीपल्स पार्टी नून लीग को कई हलकों में टफ टाइम दे सकेगी। नाज़रीन, चलते चलते आपको एक चुटकुला सुना दें। जज अबुल हस्ताद ज़ुल्करनैन जो है साइफर केस के जज, वो बड़े जिम्मेदार जज हैं। वो कहते हैं कि मैं जैसे हुमायूं दिलावर नहीं हूँ, लेकिन उनके रीडर भी बड़े जिम्मेदार हैं। उनकी कल शादी थी और आज वो वलीमा अभी उनका नहीं हुआ। आज वो अदालत में मौजूद थे क्योंकि अहम केस का मामला था। पाकिस्तान में ऐसे नौजवानों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो शादियां छोड़कर सरकारी काम अंजाम देने के लिए आ जाए। एक मुझे वाकया याद आएगा, जैसे शफीउर रहमान हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के। एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला था, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। बेटा अमेरिका में था, लेकिन अगले रोज उन्होंने समाअत मुकम्मल की थी ताकि इंसाफ में ताखीर ना हो। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।